वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पहला लेसन देखा व्याकरण का, भाषा और व्याकरण। उससे संबंधित वर्कशीट भी आपको भेजी है, सॉल्व कीजिएगा। अब हम दूसरा लेसन देखते हैं, वर्ण विचार, जिसको हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। वर्ण का मतलब ये है कि हमारी जो ध्वनियाँ हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, उसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और वर्ण की अगर परिभाषा हम देखेंगे तो वर्ण की परिभाषा बनती है कि जिसके और ध्वनियों का मतलब वह रूप जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। मतलब वर्ण वह ध्वनि है जिसे और उसके और अधिक सरल टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है कमल, कोई भी शब्द है सरल, तो आप इसके अगर टुकड़े करना चाहेंगे और बांटे इसको स प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ल प्लस अ, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद भी करें तो इसके स अलग से अ, र अलग से ल का हम कोई अर्थ नहीं ढूंढ पाएंगे। मतलब इसको और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता और वही वर्ण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ये, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक सरल टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण। अब वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर की अगर परिभाषा पूछी जाए, स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से सीधे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के होता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्योंकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण सीधे मुंह से अ आ ई रू ए ऐ ओ औ सीधा बिना किसी अवरोध के सीधे मुंह से हवा बाहर निकल जाती है पूरे दाब के साथ अपने आप, मतलब बड़े फास्ट में। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन की परिभाषा भी यही बनती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह में हवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, जीभ का भाग कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, वह व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन की एक परिभाषा ये भी बनती है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि व्यंजन ये स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन अपने आप में अपूर्ण है। जैसे अगर सिंपल आप क बोलते हैं तो क वैसे आधा है, ऐसे आधा क है। जब इसमें अ मिलता है तभी वो पूरा क बनता है। क बोलकर देखो, अ सबके लास्ट में अ आता है, अ स्वर सब में लगा हुआ है। तो व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनको स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। इसके बाद स्वर, स्वर की परिभाषा आपने लिखी। अब स्वर के प्रकार देखते हैं। स्वर के तीन प्रकार हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूत स्वर। अभी ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, तो छोटे स्वर कौन से हैं? जिनका उच्चारण बहुत कम समय लगता है। सबसे कम समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वो कौन से हैं? वो चार हैं। कौन कौन से? अ ई रू ए। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, अ ई रू ए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ ई उ ए ओ औ सा। मतलब ये चार ह्रस्व अ ई रू ए और सा आ ई उ ए ओ औ। अम आहा ये स्वर नहीं है, वैसे वो अयोग वाह कहलाते हैं, क्योंकि वो योग साथ में ना होने पर भी रह रहे हैं और उनको विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये हम बात करेंगे। ह्रस्व से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर में, वो साथ में ये चार हैं। टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। इसके बाद प्लूत स्वर, जिनको ह्रस्व से दुगुना और दीर्घ से ह्रस्व से तिगुना और दीर्घ से दुगुना समय लगता है, प्लूत स्वर कहलाते हैं। इसको आप 3 के जैसे भी लिख लीजिए। ओम,
ए, ओ, ये जो लंबा वाला है ये प्लूत स्वर कहलाता है। इसको 3 किया एस के साइन जैसा लिखा जाता है। तो ये 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। इसके बाद व्यंजन देखेंगे। अब व्यंजन की परिभाषा ये बन गई कि बिना जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के भी प्रकार हैं। सबसे पहले मुख्य 3 प्रकार। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन और एक चौथा प्रकार जो व्यंजनों का है, 4 व्यंजन आते हैं इसमें, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, इसमें अंग्रेजी की तरह कोई शब्द साइलेंट नहीं होता। जो शब्द जैसा लिखा गया है उसके उच्चारण जैसा है वैसे ही लिखा जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन मतलब इसी आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं व्यंजन में कि उनका उच्चारण कैसे बनता है, उनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है, स्वर तंत्रियों में कितना कंपन हो रहा है, श्वास कितना लग रहा है। इसी के आधार पे अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन ऐसे भी बनते हैं। यहाँ स्पर्श व्यंजन भी इसी आधार पे वर्गीकृत किया गया है कि जिह्वा और हवा का दाब कहाँ कितना उपयोग में आ रहा है किस व्यंजन के उच्चारण में, उसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया। जैसे स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं और इसमें जिह्वा कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है। जिस भाग को स्पर्श कर रही है उसी भाग से संबंधित जहाँ एक ही जगह स्पर्श करने में जिन जिन शब्दों को मतलब एक वर्ग बना दिया गया कि ये वाले शब्दों के ये वाले व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यहाँ पर स्पर्श करती है, तो वो 5 व्यंजन उसी को जिह्वा वहीं स्पर्श करती है। कहीं दांतों को ही स्पर्श कर रही है जिह्वा बार बार, तो उसको एक ही वर्ग में रखकर उसके वर्ग बना दिए गए, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इतने स्पर्श व्यंजन के 25 स्पर्श व्यंजन है। पहला क वर्ग आता है, मतलब क से लेकर म तक। म तक स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। पहला क वर्ग, उसमें कंठव्य कहा जाता है उसको। कंठ मतलब जिह्वा कंठ से लगकर उच्चारण हो रहा है। क ख ग घ, हवा का दाब भी वहीं से निकल रहा है। क ख ग घ अंग। दूसरा च वाला स्पर्श व्यंजन में, तो च ये तालु में जीभ थोड़ा सा तालु को जाकर स्पर्श करने का प्रयास करती है। च छ ज झ ञ न, तो च वाला वर्ग कहलाता है। ट वर्ग मूर्धन्य वर्ग, जिसमें ट मतलब जीभ का सामने का भाग तालु से और दांतों से के बीच में लगने की कोशिश करता है, मूर्धन्य कहलाता है। ट ठ ड ढ, जीभ थोड़ा सा मुड़कर वहां स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ न। उसके बाद त वाला वर्ग, दांतों पर आकर जीभ स्पर्श करती है। त थ द ध न में। उसके बाद ओष्ठ्य वाला वर्ग कहलाता है, जिसमें प फ ब भ म मतलब दोनों भी होठ स्पर्श के बिना हम प फ ब का उच्चारण नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिएगा इसको। तो ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन जो 25 है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जिसमें श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, हवा भीतर ही घूमती है, श्वास बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती। ऐसे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य र ल व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हवा मुंह से रगड़ के साथ बाहर निकलती है, थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें, इसीलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जो हैं श श श स और ह। इसके बाद चौथा प्रकार संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त मतलब जो 2 व्यंजनों को मिलाकर कुछ व्यंजन बनते हैं, 4। कौन से देखते हैं हम? श, त्र, य और श। अब ये कैसे बनते हैं? क्ष बनता है आपका
क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और ञ से, श्र श्र बनता है श और र से। ये चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्षत्र ज्ञ श्र। इसके अलावा ये तो स्पर्श व्यंजन अंतस्थ ऊष्म और संयुक्त हो गए, और हमने इसमें देखा कि इसमें 25 व्यंजन है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ऐसे 33 कुल व्यंजन, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर बनेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? इसके बाद कुछ ऐसे भी मतलब अयोगवाद जिसको कहते हैं, ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, जैसे अम आहा, और इसके भी 2-3 प्रकार हैं अयोगवाद के। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक एवं तीसरा वाला विसर्ग। अनुस्वार बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है, अनुनासिक आधा चंद्रमा और बिंदी दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है, विसर्ग 2 बिंदुओं के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। अनुस्वार, इसका उच्चारण में इसको ध्यान में रखिएगा, अनुस्वार और अनुनासिक का बहुत छोटा अंतर है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका उच्चारण नाक से अधिक अनुस्वार का और मुंह से थोड़े प्रेशर के साथ होता है, थोड़े दाब के साथ। जिन शब्दों में बिंदु लगता है, जैसे शब्द है कंचन, मयंक, गंगा, संगत, ऐसा। तो अनुस्वार में मुंह से उच्चारण अधिक होता है, नासिका से उच्चारण अधिक होता है और मुंह से उच्चारण कम होता है इसका। नासिका से अधिक हवा निकलती है जब आप कंचन, मयंक बोलते हैं तो। और दूसरा अनुनासिक, इसके उच्चारण में नासिका से कम हवा निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है। चांद, आंख, क्यों। अब क्यों पे तो आप बोलोगे सिर्फ बिंदी लगी हुई कॉर्नर पे, लेकिन ये आधा चंद्रमा बिंदी का रूप है, क्यों, क्योंकि, ओ लगा हुआ है इसमें, तो ये इसी का अनुनासिक का ही है ये बिंदु। आया समझ में? जिनके सर पे शिरोरेशा होती है, ऐसी जगह पे अनुनासिक आधा चंद्रमा ना आते हुए सिर्फ बिंदु के रूप में आता है। तो अनुनासिक में मुंह से हवा कम नाक से हवा कम निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है। आया ध्यान में? इसमें मुंह से अधिक निकलती है और नाक से कम। इसमें नाक से अधिक हवा निकलती है अनुस्वार में, मुंह से कम। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में। बिंदी दोनों के रूप में लगती है। और विसर्ग, इसमें 2 बिंदी लगी होती है और इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे शब्द है प्रातः, है ना, अतः, और यहाँ पर शब्द देखो चांद, आंधी, पांख। आया समझ में? इसके बाद विसर्ग के बाद सबसे पहले अनुस्वार के बारे में आप ध्यान में रखिए कि अनुस्वार स्वरों के बाद आता है। वैसे व्यंजन पर भी लगता है और व्यंजन के साथ तो आता ही है, लेकिन स्वरों के बाद आने वाला एक तरह से नासिक के व्यंजन है ये अनुस्वार। और इसकी खासियत ये होती है कि जिस भी शब्द में ये लगता है, जहां ये लगा, जैसे अभी कंचन, तो क के बाद इसका उच्चारण है और इसका उच्चारण डिपेंड करता है कि इसके बाद वर्ण कौन सा आया हुआ है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ इसको।
जैसे देखो आप, शब्द है गंगा या गंगा या चंदन, है ना, या फिर और बहुत सारे शब्द ले सकते हैं। अभी गंगा पहले शब्द देखते हैं। गंगा शब्द में ग पे लगा, इसके बाद इसमें ग आ रहा है, मतलब ये ग कौन से वर्ग से संबंध रखता है? क वर्ग से, क्योंकि क, ख, ग, घ, अगला। तो अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा वो जिससे संबंध रखता है, क वर्ग से संबंध रखता है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण पांचवा वाला वर्ण पंचम वर्ण बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ये गंगा है एक्चुअली, इसको अब हम ऐसा नहीं लिखते मानक वर्तनी के हिसाब से, ये पहले वाला शब्द है हमारा, जब संस्कृत के हिसाब से हम लिखा करते थे। अब हम इसको सिंपल अनुस्वार लगा के लिख देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ये है। अभी गंगा घ, इसका भी उच्चारण ये है। चंदन देखते हैं, अभी ये च के बाद द आया, मतलब ये त थ द वाले वर्ग से है। त थ द ध न, तो ये जो पांचवा वर्ण है चंदन में, इस अनुस्वार का अर्थ है आधा न। ऐसे शब्द बनते हैं इसमें, समझ आया? जैसे अब शब्द है पंच, तो ये च वाले वर्ग से आया, च छ ज झ ञ, तो यहाँ पर ये वाला है आधा शब्द। अब इसको हम ऐसा नहीं लिखते, हम इसको बिंदी के रूप में लिखते हैं, लेकिन है ये इसमें का पंचम वर्ण, मतलब जिस वर्ग से संबंध रखता है, अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन जिस वर्ण से संबंध रखता है वो उसी के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अभी शब्द है घंटी, घंटी में ठ ठ ड ध न, तो यहाँ पर जो अनुस्वार है ये किसका? ये पांचवा वर्ण है बाण के न का, लेकिन हम इसको ऐसा लिखते नहीं। हम मानक वर्तनी के हिसाब से हम सबको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ऐसे जितने अनुस्वार वाले शब्द हैं, पंचम वर्ण वाले शब्द हैं, सबको हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। आप आधा न बाण का लगाकर आप इसको शुद्ध नहीं मान सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका लिखने में। तो इस तरह से ये है अनुस्वार के सारे नियम, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये है अयोगवाह, जो मेल ना होने पर भी साथ रहते हैं, इसीलिए वो अयोगवाह कहलाते हैं। इसके बाद हम लास्ट का एक देख लेते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जिस तरह से उच्चारण है वर्णों का, उसमें स्वर तंत्री में जिसमें कंपन नहीं होता वो सारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और वो हमेशा जितने आपके स्पर्श व्यंजन है उसका पहला और दूसरा क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ और प और फ, ये सारे अघोष व्यंजन हैं। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में, आप इसको करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकल में, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। और सघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और अघोष में तीन और श, श, श और स, ये भी तीन अघोष व्यंजन है। और इधर से आपके सघोष व्यंजन में जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्पर्श व्यंजन के बचे हुए जो पांचों में से तीन हैं क वर्ग के, कौन सा? ग, घ, अंगा, च छ के बाद ज, झ, इया, ट ठ के बाद ड, ढ, न, ये टोटल पांचों वर्गों में से ये कहलाते हैं सघोष। इसमें इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और बचे हुए इसके साथ हैं जो य, र, ल हैं आपके, उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जितने य, र, ल, व और ह, ये भी सघोष व्यंजन में आते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला पूरा लेसन था वर्ण विचार। इसके बाद का हम तीसरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।